ठीक है, तुम्हारा जो सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, वो है तुम्हारा डिराइविंग सम रिजल्ट्स, डिराइविंग फ्यू रिजल्ट्स। हम फिजिक्स के ऑब्वियसली सारे फॉर्मूलाज इससे डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज इससे हम डिराइव कर सकते हैं। वी कैन डिराइव फ्यू फॉर्मूला, फ्यू रिलेशंस बिटवीन फ्यू क्वांटिटीज, बिटवीन फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले उसके कुछ एग्जांपल देख लेते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पेंडुलम देख लो, एक मेरा ऊपर सीलिंग है, ये सीलिंग को एक पेंडुलम अटैच्ड है। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम इज नथिंग बट एक तुम्हारा कोई मास है, वो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ठीक है, मैं बोल दूंगा सपोज इस स्ट्रिंग की लेंथ हो गई स्मॉल एम, स्मॉल एल। ये जो बॉब है, इसे बॉब बोलते हैं, इसका जो मास है इसे स्मॉल एम ले लो। ठीक है, तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे खींच रहा हूं, बेसिकली इसे मैं किसी एंगल पे जाके रख रहा हूं। सपोज मैंने इसे ऐसे जाके इसे पुल कर दिया, इसे छोड़ दिया, इसे मैंने ऊपर लेके आया, मैंने एक पॉइंट है उसे मैंने रिलीज कर दिया। आफ्टर इट विल स्टार्ट स्विंगिंग, ये स्विंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली टाइम पीरियड को मैं एक कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। ये मेरा टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड। और तुम्हारा टाइम पीरियड का मीनिंग क्या है कि एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन। मतलब यहाँ पे मेरा स्मॉल एम है, फिर ये एक बार इधर जाएगा, फिर से इधर आएगा, तो ये एक ऑसिलेशन हो गया। तो ऐसे एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन। ठीक है, तुम्हारे एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है, वो एक टाइम पीरियड हो गया। अभी मैं तुमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। इस टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे हम टाइम पीरियड? सबसे पहले तो टाइम पीरियड समझा कि नहीं ये बताओ मुझे, सब लोग को। ठीक है, चलो, टाइम समझा है, हो क्या रहा है। नाउ विल ट्राई टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन योर टाइम पीरियड एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं बोल दूंगा सपोज मेरा जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है। मैं बोलूंगा चलो ये मे बी स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डिपेंड्स ऑन लेंथ। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल पुल, कि मेरी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो कितना ज्यादा पुल कर रही है मेरे स्मॉल एम को। तो इट डिपेंड्स ऑन स्मॉल जी। सब लोगों को स्मॉल जी पता है ना क्या होता है? हमने नाइन्थ में पढ़ा था ये चीज, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ के केस में इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हमने नाइन्थ में पढ़ा है। तो मैं बोल दूंगा चलो जो मेरा टाइम पीरियड है, वो सपोज वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, या फिर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, और वो इस बॉब के मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो मैं बोल दूंगा लेट तुम योर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ रेज टू some constant, your acceleration due to gravity raised to other constant, and your mass raised to some another constant. So मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ कि my time is directly proportional to L raised to A, G raised to B, M raised to C. ये इतना क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ओके फाइन। अभी मैं बोल दूंगा चलो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटा रहा हूँ। मैं बोल दूंगा लेट टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स L रेज टू A, G रेज टू B, M रेज टू C। और ये जो मेरा कांस्टेंट है ना, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे ये स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c का मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर मुझे इसका वैल्यू मिल गया, तब जाके मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मुझे एक प्रॉपर रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं एग्जैक्टली करूंगा कैसे? विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मैं बोल दूंगा कि सिंस ये क्वांटिटी ऐसी है, तो तुम्हारा डायमेंशन ऑफ टाइम शुड बी इक्वल टू योर डायमेंशंस ऑफ के, वो तो एनीवेज डायमेंशनलेस है तो ये चीज तो एनीवेज कट जाएगी, into a dimensions of L raised to A into dimensions of G raised to B
into dimensions of m raised to c, ये ऐसा हो जाएगा। सब लोग को इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, your dimensions of time should be equal to dimensions of length raised to a, dimension of g raised to b, dimension of m raised to c। ठीक है, dimensions of time मतलब कैपिटल टी होता है, तो यहाँ पे मैं एनीवेज कैपिटल टी ही लिखूंगा। फिर dimensions of l क्या होता है? इट इज नथिंग बट लेंथ। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल होता है, तो कैपिटल एल रेज टू स्मॉल है, इनटू यहाँ पे जी है। जी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। इट इज एल इंटू टी रेज टू -2। आई मीन अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर एल और सेकेंड स्क्वायर तो टाइम रेज टू -2, ये ऊपर आएगा तो एस रेज टू -2 हो जाएगा, तो टाइम रेज टू -2। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन इज एल टी रेज टू -2। तो इस g के बदले लिखूंगा मैं l इंटू टी रेज टू -2 रेज टू स्मॉल b। और मास का डायमेंशन तो कैपिटल m ही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैपिटल m रेज टू c। सो डायमेंशन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा l रेज टू a, यहाँ पे हो जाएगा l रेज टू b इंटू टाइम रेज टू -2b, और यहाँ पे हो जाएगा m रेज टू c। सो डायमेंशन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास रेज टू c, मास रेज टू c इंटू l रेज टू b। अच्छा, l रेज टू a प्लस b हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों l मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो l रेज टू a इंटू l रेज टू b इज l रेज टू a प्लस b, एंड आफ्टर दैट वी हैव टाइम रेज टू -2b। इतना सब लोगों को क्लियर है कि नहीं कि मैंने ये कैसे लिखा? ये सब लोगों को पहली बात तो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सो योर c शुड बी इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे l का पावर 0 है, यहाँ पे l का पावर a प्लस b है। सो या a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे टाइम का पावर 1 है, यहाँ पे टाइम का पावर -2b है। सो या -2b शुड बी इक्वल टू 1। दैट्स इट। सो ये कुछ चीजें हैं, तो हमें बेसिकली ए बी सी की वैल्यूज इवेल्युएट करने हैं। ये हमें यहाँ पे जो इक्वेशंस मिले हम इसी से इवेल्युएट कर लेंगे। फ्रॉम दिस मैं b का वैल्यू -12 बोल सकता हूँ, वही b का वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो a इज नथिंग बट -b और b इज -12, सो माइनस ऑफ -12, तुम्हारा a का वैल्यू 1/2 आ रहा है। सो योर a इज हाफ, तुम्हारा b इज -12, योर a इज हाफ एंड योर c इज 0। मुझे a b c की वैल्यूज मिल रही है। a का वैल्यू हाफ आ गया, b का वैल्यू -12 आ गया एंड c का वैल्यू 0 आ गया। वही चीज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वही चीज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस वाले इक्वेशन में। यहाँ पे मुझे टाइम क्या मिल रहा था? मुझे टाइम मिल रहा था k इंटू एल रेज टू ए जी रेज टू बी एम रेज टू सी। माई टाइम इज k इंटू एल रेज टू ए जी रेज टू बी एम रेज टू सी। वही चीज मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k इंटू एल के बदले ए के बदले अल सब्स्टिट्यूट हाफ, सो एल रेज टू हाफ आ जाएगा। देन b के बदले आई हैव टू सब्स्टिट्यूट -12, सो g रेज टू -12, और c के बदले मुझे 0 सब्स्टिट्यूट करना है, सो यहाँ पे एनीवेज m रेज टू 0 आ जाएगा, जो कि एनीवेज मेरा 1 ही होता है। सो ओवरऑल मेरे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? मेरे टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ रहा है k इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ l, और ये रेज टू -12 है, माइनस इससे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g। तो टाइम पीरियड तुम्हारा निकल के आ जाता है k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी, k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला, मेरा एक रिजल्ट डिराइव हो गया है। वैसे k का वैल्यू हमें इससे नहीं मिलेगा, k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मिलेगा। सो k का वैल्यू एक्चुअली 2π होता है। इसका प्रॉपर डेरिवेशन हम लोग एनीवेज आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे ही, बट इतना फिलहाल तो ध्यान रखो। तो फ्रॉम दिस मुझे टाइम पीरियड की फॉर्मूला कितने आ रहे हैं? टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ रहा है 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, मुझे ये बताओ। ओके फाइन। अभी तुम्हारा ये जरा एक्सरसाइज पे आ जाओ तुम। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि l रेज टू 1 m रेज टू 1 t रेज टू -2 are the dimension is the dimension formulas of which physical quantity? तुम्हारा ऑप्शन ए वेलोसिटी है, तुम्हारा ऑप्शन बी एक्सेलरेशन है, या ऑप्शन सी इज फोर्स, एंड या ऑप्शन डी इज वर्क।
तो या बताओ मुझे ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस है? जल्दी बताओ, चलो इजी क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आई मीन योर वेलोसिटी इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड होता है, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा लेंथ इंटू टाइम रेज टू -1। तो चलो ये तो नहीं है। योर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज नथिंग बट L इंटू टी रेज टू -2। सो ये भी नहीं है। या फोर्स इज नथिंग बट F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यस प्रज्ञा, सी दैट्स करेक्ट। योर फोर्स इज नथिंग बट मास इंटू एक्सेलरेशन। सो ये हो जाएगा मास का डायमेंशन इंटू एक्सेलरेशन के डायमेंशन। मास का डायमेंशन कैपिटल M, एक्सेलरेशन का L इंटू टी रेज टू -2 होता है। सो यस, M रेज टू 1, L रेज टू 1, टी रेज टू -2 मैच हो रहा है। सो या योर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फिर तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? सबसे पहला ए ऑप्शन दिया है तुम्हारा टाइम, तुम्हारा बी ऑप्शन है मास, योर सी ऑप्शन इज डिस्टेंस, एंड योर डी ऑप्शन इज ल्यूमिनस ल्यूमिनिसिटी। ठीक है, तो लाइट ईयर कौन से यूनिट, कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? कौन बताएगा मुझे? सी, ओके फाइन, डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, मीनिंग क्या होता है इस चीज का? बेसिकली कि तुम्हारा जो लाइट है वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। लाइट जो है वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों? बिकॉज ये बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हम यूज करते हैं। सो यस, लाइट यूनिट तुम्हारा, लाइट ईयर तुम्हारा डिस्टेंस का यूनिट है। आफ्टर दैट मुझे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे? कैलकुलेट द योर डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल टू, तुम्हारे जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वो किसके डायमेंशन के बराबर है? योर ऑप्शन ए इज फोर्स, योर ऑप्शन बी इज एक्सेलरेशन, योर ऑप्शन सी इज वर्क, एंड योर ऑप्शन डी इज प्रेशर। ठीक है, ये बता दो मुझे जरा, तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस किसके डायमेंशंस के बराबर है? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ का डायमेंशन तो कुछ होता ही नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो उसे लेंगे नहीं। ये हो जाएगा मास का डायमेंशन इंटू वेलोसिटी के डायमेंशन का स्क्वायर। सो मास का डायमेंशन है कैपिटल एम, वेलोसिटी के बदले एल इंटू टी रेज टू -1 लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। सो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2। सही है, वर्क का है बराबर। आई मीन मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी रेज टू -2 होता है, तुम्हारे एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल इंटू टी रेज टू -2, तुम्हारे प्रेशर का हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है तुम्हारा? थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, दिस अपॉन एल स्क्वायर। सो एम एल रेज टू -1 टी रेज टू -2 हो जाएगा। वर्क क्या होता है तुम्हारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2। सही है, तो तुम्हारा वर्क का डायमेंशन हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन, चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी बता दो जल्दी से। Which of the following is not a fundamental unit? Centimeter, kg, centigrade, volt. Which is not the fundamental unit? Your A option is centimeter, your B option is kg, your C option is centigrade, and your D option is volt. इसमें से कौन सा तुम्हारा ऐसा फंडामेंटल यूनिट नहीं है? Which of the following is not a fundamental unit? Yes, option D. I mean सेंटीमीटर तुम्हारा लेंथ, लेंथ तो तुम्हारे फंडामेंटल यूनिट में आता है। किलोग्राम मतलब मास, मास भी तुम्हारे फंडामेंटल यूनिट में आता है। सेंटीग्रेड मतलब तुम्हारा डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, दे आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर भी फंडामेंटल में आता है। तो वोल्ट,
ठीक है, वोल्टेज आ गया तुम्हारा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस तो हो गए एक्सरसाइज के। देन क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट से। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ स्टार ए इज फार्दर देन स्टार बी, विच स्टार विल हैव अ लार्ज पैरेलक्स एंगल? कौन से स्टार का पैरेलक्स एंगल ज्यादा होगा? पैरेलक्स एंगल का मीनिंग क्या है? चलो आई मीन जो मैंने बताया था पैरेलक्स मेथड में, जो ट्राइंगल का जो एंगल बनता है वो मेरा पैरेलक्स एंगल होता है। ठीक है, तो समझ लो सपोज ये मेरा अर्थ का सरफेस है और एक स्टार यहाँ पे, और ये दूसरा अर्थ का सरफेस है, आई मीन अर्थ का ही सरफेस है लेकिन अलग वे में बनाया मैंने, और एक स्टार यहाँ पे मेरा। ठीक है, सो इस केस में पैरेलक्स एंगल मेरा ये होगा। सपोज मैं दो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और मुझे बाद में दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इस केस में कौन से केस में पैरेलक्स एंगल बड़ा है, कौन से केस में पैरेलक्स एंगल छोटा है? आई मीन सपोज इसे θ1 बोल दो और इसे θ2 बोल दो, कौन सा एंगल बड़ा है? θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है? कौन बताएगा मुझे? जल्दी बोलो, कौन सा बड़ा दिख रहा है इसमें? θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है? यहाँ पे मैं देख के बता सकता हूँ कि योर θ1 इज ग्रेटर देन या θ2। तो इसके पीछे का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि स्टार या फिर मेरा ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा, मेरा पैरेलक्स एंगल उतना ही कम होते जाएगा। तो तुम्हारा जो एंगल होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस जितना ज्यादा एंगल उतना कम, डिस्टेंस जितना कम एंगल उतना ज्यादा। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोगों को क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. ओके फाइन, तो लिख दो इस चीज को। चलो ठीक है, जो थर्ड एप्लीकेशन तुम्हारा डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन है तुम्हारा थर्ड? तुम्हारा कन्वर्जन फैक्टर्स। कन्वर्जन फैक्टर्स, तुम्हारा कन्वर्जन फैक्टर इवेल्युएट करना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली कैसे कन्वर्जन फैक्टर्स होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है तुम्हारा जूल्स और अर्ग का, कि तुम्हारा 1 जूल और तुम्हारा 1 अर्ग, इनके बीच का कन्वर्जन फैक्टर बताओ। अर्ग क्या है तुम्हारा? जूल जो है तुम्हारा ये एसआई यूनिट ऑफ वर्क है, ये वर्क का एसआई यूनिट है। और अर्ग क्या है तुम्हारा? ये सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट समझते हो? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये वाला यूनिट। आई मीन मीटर के बदले में सेंटीमीटर लूंगा, केजी के बदले में ग्राम लूंगा। एसआई यूनिट जो हमारा नॉर्मल यूनिट है, मैं लेंथ को मीटर में मेजर करूंगा, मैं मास को केजी में मेजर करूंगा। ये तुम्हारा एसआई यूनिट होता है। ऑन द अदर तुम्हारा सीजीएस यूनिट क्या होता है? मैं लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करूंगा और मैं मेरे मास को ग्राम्स में मेजर करूंगा। तुम्हारा ये टाइप के यूनिट तुम्हारे सीजीएस यूनिट होता है। तो 1 अर्ग तुम्हारा वर्क सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट किसका? ऑफ वर्क। और मुझे दोनों के बीच में एक कन्वर्जन फैक्टर डिराइव करना है, सो मैं कैसे करूंगा? So for this we use this dimension analysis। वैसे इसमें exactly dimension analysis की जरूरत होती नहीं है, बट फिर भी चलो मैं बता दूंगा कि इसमें करते कैसे है। तो तुम्हारा 1 जूल है, तुम्हारा वर्क डन क्या होता है? वो होता है तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारा फोर्स क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? हमें पता है 1 न्यूटन होता है, बट न्यूटन इटसेल्फ इज नथिंग बट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू तुम्हारा जो ये डिस्प्लेसमेंट है, सेकेंड मत ले लेने से, योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वर्क होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी तुम्हारा मीटर स्क्वायर हो गया, सॉरी मीटर हो गया। तो इसका ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर तुम्हारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सेकेंड रेज टू -2 हो जाएगा। ये हमारा वर्क डन है। ये बेसिकली हमारा वर्क डन का यूनिट है, यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ। सो 1 अर्ग, ये तुम्हारा 1 जूल होता है एक्चुअली, ये तुम्हारा 1 जूल होता है। तो तुम्हारा 1 अर्ग क्या होगा?
1 अर्ग हो जाएगा, मैंने बताया था मैं केजी के बदले ग्राम ले लूंगा, फिर मैं मीटर के बदले सेंटीमीटर ले लूंगा। सो ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू सेकेंड रेज टू -1, सेंटीमीटर के बदले सेंटीमीटर ही लूंगा। सो 1 अर्ग क्या है ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? आर्या, मास, प्रज्ञा, ओंकार, प्लीज लेट मी नो। यस सर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 1 अर्ग। अभी हमें 1 अर्ग और 1 जूल में रिलेशन निकालना है। वी नीड अ रिलेशन बिटवीन 1 अर्ग एंड 1 जूल। तो मैं कैसे करूंगा इस चीज को? सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, मुझे ये पता है कि मेरा जो 1 जूल है वो होता है मेरा केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड रेज टू -2। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा, मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। मैं केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? उसे मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो कि मेरा 1000 ग्राम मतलब 1 केजी होता है। सो इंस्टेड ऑफ 1 केजी आई विल राइट 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स सही है, यहाँ पे मैंने केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया है। अभी मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? आई मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज आई नो कि योर 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर है, ये चीज ध्यान दो, तो मीटर का स्क्वायर। और सेकंड को मैं सेकंड में ही रखूंगा, बिकॉज तुम्हारा एसआई यूनिट और तुम्हारा सीजीएस यूनिट दोनों में टाइम जो है सेकंड में ही गिनते हैं। तो सेकंड रेज टू -2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 10⁻³ ग्राम्स हो जाएगा। दिस इज 10⁻², बट मैं स्क्वायर कर दिया, मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, सो ये तुम्हारा 10⁻4 हो जाएगा। 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड रेज टू -2। सो एक्चुअली तुम्हारा 1 जूल क्या हो जाएगा? तुम्हारा 1 जूल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻4 इज नथिंग बट 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू -2। और तुम्हारा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू -2 इज नथिंग बट अर्ग, या 1 अर्ग। तो तुम्हारा 1 जूल क्या हो जाएगा? तुम्हारा 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कन्वर्जन फैक्टर है। 10⁻7 तुम्हारा कन्वर्जन फैक्टर है। अगर तुम्हें जूल से अर्ग्स में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अर्ग से जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जूल लिख रहा हूँ, यहाँ पे अर्ग लिख रहा हूँ। तो ये तुम्हारा कन्वर्जन फैक्टर है। जूल टू अर्ग इज 10⁻7 एंड योर अर्ग टू जूल इज 10⁻7। तो ये हमने यूजिंग तुम्हारा डायमेंशन या फिर तुम्हारा यूनिट हमने ये चीज डिराइव की है। ये सब लोगों को समझ में आया? एवरीवन? अब तक जो भी पढ़ा है एप्लीकेशन से, कौन से एप्लीकेशन से हमारे डायमेंशन एनालिसिस के? सबसे पहले फॉर्मूला चेक करना। उसमें क्या था? तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और तुम्हारा राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। ये एक पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन था रिजल्ट डिराइव करना। जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वाला जो रिजल्ट हमने डिराइव किया है वो एक आ गया। फिर तीसरा एप्लीकेशन क्या था? कन्वर्जन फैक्टर्स निकालना। यहाँ पे जो जूल और अर्ग के बीच का जो कन्वर्जन फैक्टर है वो हमने इसके हेल्प से डिराइव किया। उसके बाद अभी थोड़े ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स, तुम्हारा जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका ड्रॉबैक है। तुम्हारा सबसे पहला ड्रॉबैक है कि जो तुम्हारा कांस्टेंट होता है ना, यू कैन नॉट इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट, कैन नॉट इवैल्यूएट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। जहां ये जो हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव किया था, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, जो के का टर्म है, ये हम डिराइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। इधर तुम्हें ये फिजिकली एक्सपेरिमेंट करके निकालना होगा, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी उससे, या फिर एकदम प्रॉपर जो फिजिक्स का मेथड होता है। ये जो फॉर्मूला है हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिराइव करेंगे यूजिंग प्रॉपर फिजिक्स। तो बट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हमने ये k = 2 पर हम डिराइव नहीं कर सकते। तो जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, यू कैन नॉट डिराइव देम यूजिंग योर डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, ये एक तुम्हारा ड्रॉबैक हो गया। तुम्हारा दूसरा ड्रॉबैक क्या हो गया? डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाती है अगर तुम्हारे कांस्टेंट के भी डायमेंशंस होते हैं। इफ कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, आर नॉट डायमेंशनलेस एक्चुअली। अगर तुम्हारे फिजिकल कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं है, एग्जांपल क्या? किसी को फोर्स का वैल्यू याद है? ग्रेविटेशनल फोर्स का, जब मैं 9 पे पढ़ा था, G m1 m2 by r square।
F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा, ये दो ऑब्जेक्ट्स है जिनका मास m1 और m2 है और जिनके बीच में r डिस्टेंस है। सो उन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये उसका फॉर्मूला है। F इज गिवन बाय कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बट इट इज नॉट डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसके डायमेंशंस होते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसके डायमेंशंस होते हैं, इट इज नॉट डायमेंशनलेस। सो ऐसे फॉर्मूलाज हम डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। ये एकदम प्रॉपरली नोट करो, ये जो फॉर्मूला ये तुम डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाएगा। तीसरा क्या ड्रॉबैक है तुम्हारे डायमेंशन एनालिसिस का, जब भी तुम्हारा प्लस या माइनस साइन होता है डायमेंशन किसी भी फॉर्मूला में, एग्जाम्पल तुम्हारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसमें प्लस साइन आ गया ये वाला। उसके बाद तुम्हारा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें भी ये प्लस साइन आ गया। तो बेसिकली ऐसे फॉर्मूला जिसमें प्लस या माइनस साइन है वो फॉर्मूला तुम कभी भी डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। सो ये इतना क्लियर है कि नहीं सब लोग को? ये बताओ मुझे, तुम्हारे तीन ड्रॉबैक्स मैंने बता दिए। तीन ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है, कि तुम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इवेल्युएट नहीं कर सकते। सेकेंड ड्रॉबैक है कि तुम्हारे ऐसे फॉर्मूला जिसमें कांस्टेंट के भी डायमेंशंस होते हैं, एग्जांपल तुम्हारे ग्रेविटी का फॉर्मूला, इसमें जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है कैपिटल जी, ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसके डायमेंशंस होते हैं। सो ऐसे फॉर्मूला तुम डिराइव नहीं कर सकते। तीसरा ड्रॉबैक क्या है, अगर तुम्हारे फॉर्मूला में प्लस या माइनस ऐसे साइन है तो वो फॉर्मूलाज भी तुम डिराइव नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारे तीन ड्रॉबैक्स है ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। बेसिकली एरर क्या होता है अगर मैं कुछ भी मेजर कर रहा हूं, इन केस इफ आई एम मेजरिंग समथिंग, सो ऑब्वियसली जो मेजरमेंट होता है उसमें कभी कभी फ्लॉज आते हैं तुम्हारे। फ्लॉज का मीनिंग तुम्हारा मेजर हमेशा एक्यूरेट तो होता नहीं है। मीन सपोज मैंने तुम्हें ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इसके बीच में मैंने तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोल दिया। तो इसके बीच में क्या तुम कभी एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो? तुम एग्जैक्ट डिस्टेंस कभी भी नहीं निकाल सकते हो। सपोज मैंने जो मेरा मीटर स्केल होता है, मैंने मीटर स्केल से इसे डिस्टेंस निकालना मैंने शुरू कर दिया। तो सपोज मैंने यहाँ पे मेरा जीरो वाला वैल्यू रख दिया, यहाँ पे मैंने जीरो वाला पॉइंट रख दिया एंड आई स्टार्टेड मेजरिंग दिस। सपोज यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया और उसके बाद ये तुम्हारा mm का स्केल शुरू हो गया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और आफ्टर दैट ये mm का स्केल शुरू हो गया, तुम्हारा 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 7 8 9 ऐसा होता है। अभी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये जो पॉइंट है वो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, 4 mm और 5 mm के बीच में आ रहा है। सो मैं इसकी डिस्टेंस क्या बोलूंगा, कैन आई राइट इट 4.4 और शुड आई राइट इट 4.5? तुम लोग क्या लिखोगे बताओ जरा मुझे। 4.1 लिखोगे 4.5 लिखोगे? बिकॉज जो मेरा पॉइंट है वो तो 4.4 और 4.5 के बीच में आ रहा है। तो क्या लिखोगे, कौन कौन बताएगा मुझे? ठीक है, मैं मैं इस स्केल से तो नहीं बता सकता, मे बी मैं कोई अगर कोई और ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करूं, इफ आई एम यूजिंग अ मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, एग्जांपल तुम्हारा वर्नियर कैलिपर हो गया। अब स्कूल्स में तुम्हें बताया जाएगा, जो स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें वर्नियर कैलिपर यूज होता है। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, तुम्हारा वो मिलीमीटर से भी छोटा यूनिट हम मेजर कर पाता है, बेसिकली 0.1 mm भी उससे मेजर कर पाता है ऐसा। बट इस केस में मैं 4.4 और 4.5, बट मुझे इतना पता है कि जो मेरा डिस्टेंस है वो 4.4 और 4.5 के बीच में। अच्छा, तो इसे एक्चुअली लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मीनिंग क्या होता है कि मैं सबसे छोटा काउंट, छोटा यूनिट क्या मेजर कर सकता हूं मेरे स्केल को यूज करके। इस केस में तुम्हारा लीस्ट काउंट जो है वो 1 mm है। मतलब मेरा जो मेजरमेंट होगा उसमें एक मैक्सिमम 1 mm का डिफरेंस आएगा, बिकॉज मेरा इससे छोटा मेरा स्केल मेजर नहीं कर सकता। तो इस केस में तुम्हारा लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक वेइंग मशीन में खुद का वेट कर रहा हूं, मैं खुद का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का मैं वेट कर रहा हूं और वो वेट कुछ ऐसा दिखाता है, वो वेट कुछ ऐसा दिखाता है, फॉर एग्जाम्पल 9.85 kgs, 9.85 kg। सो कैन आई से आई मीन, लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज जो मेरा कोई जो मैं वेट रख रहा हूँ
उसका एकदम एग्जैक्ट वेट है 9.853 kg। सो वो जो मशीन है वो सिर्फ दो डेसिमल के बाद 2 यूनिट दिखाता है, उसके बाद वो यूनिट दिखाता ही नहीं है। सो वी डोंट नो इफ 5 के बाद एग्जैक्टली 3 आ रहा है कि 8 आ रहा है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? इसका लीस्ट काउंट बेसिकली 10 ग्राम्स हो गया। मतलब जब भी जो भी वेट दिखाएगा ना, उसमें एक मैक्सिमम 10 ग्राम का एरर आएगा। ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं कि लीस्ट काउंट एग्जैक्टली होता क्या है? यस सर। ठीक है, 10 ग्राम या फिर इस केस में एक्चुअली 0.001 kg दिख रहा है ना यहाँ पे। जो थर्ड यूनिट है इट इज अनसर्टेन यूनिट, बिकॉज सिर्फ दो यूनिट दिखाता है। पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर दिखाता है, तीसरा नंबर नहीं दिखाएगा। एंड दैट्स व्हाई इसका लीस्ट काउंट 0.001 kg विच इज नथिंग बट 10 ग्राम्स। तो ये लीस्ट काउंट होता है। तो देखो, जब भी तुम मेजर करने जाओगे कोई भी चीज, हमेशा एरर तो आएगा ही आएगा, बिकॉज हम लोग एक्यूरेटली कुछ भी चीज मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर एनीथिंग एक्यूरेटली। उसमें एटलीस्ट एक लीस्ट काउंट के कारण एरर तो आएगा ही आएगा। प्लस कभी कभी कभार कोई ह्यूमन एरर होता है, कुछ रैंडमली मेरा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, या फिर मैंने मेजर करते टाइम कुछ गलती कर दी, तो फॉर दैट तुम्हारे मेजरमेंट में एरर आएगा ही आएगा। तो वो एरर का जो एनालिसिस है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एरर सब लोग को समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है। तो अभी सबसे पहला टॉपिक एकदम थ्योरी टॉपिक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, फिर मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं तुम्हारा टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर्स, इसमें एक होता है तुम्हारा सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा होता है तुम्हारा रैंडम एरर। रैंडम एरर, तुम्हारे सिस्टमैटिक एरर में क्या आएगा? तुम्हारा ह्यूमन एरर आएगा। ह्यूमन एरर क्या होता है? गलती से मैंने कुछ मेजर करते टाइम मैंने गलती कर दी, मुझे कुछ अलग दिख गया और मैंने अलग नोट डाउन कर लिया, या फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेट नहीं किया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ह्यूमन एरर में। उसके बाद होता है तुम्हारा कौन सा एरर? इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है? तुम्हारा सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, या फिर इंस्ट्रूमेंट कम सेंसिटिव या फिर ज्यादा सेंसिटिव हो गया, ऐसा कुछ तुम्हारा, ये चीज तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट एरर में आ गया। ठीक है, तुम्हारा ह्यूमन एरर है, इंस्ट्रूमेंट एरर है, सो ऑन, ऐसी चीजें। और द अंदर है तुम्हारा रैंडम एरर। क्या होता है रैंडम एरर? तुम बोल नहीं सकते तुम्हारा एरर किस कारण आ रहा है। तुम बोल नहीं सकते, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एयर प्रेशर ज्यादा हो गया कहीं पे, तुम्हारा विंड ज्यादा हो गया, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल सपोज ये तुम्हारा स्केल है, ये सपोज तुम्हारे मेटल का स्केल है, इसमें मार्किंग्स है, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो, ये तुम्हारा मेटल का स्केल है। अभी सपोज तुम्हारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया, और तुम्हें ये पता है थर्मल एक्सपांशन होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन, मीनिंग अगर तुम कोई भी चीज को गर्म करोगे तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इट एक्सपांड्स, उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। तो सपोज ये तुम्हारी मेटल की स्केल है, तुम्हारा सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ गया, तुम्हारा स्केल एक्सपांड हो गया, तो यहाँ पे जो एक्चुअल सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो एक्चुअल सेंटीमीटर नहीं होगा। तो अगर तुम इस स्केल से कुछ मेजर करने जाओगे तो उससे भी एरर आ जाएगा। तो तुम्हारे एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये चीज पढ़ लेना, तुम्हारा टाइप ऑफ एरर क्या होता है। पूरा थ्योरी है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक टाइप होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा टाइप होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में कुछ अलग अलग एरर आते हैं, रैंडम एरर में कुछ अलग अलग एरर आता है। तो बेसिकली एरर एग्जैक्टली क्यों आ रहा है, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। अभी देखते कैलकुलेटिंग एरर। तो एरर को एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट किया जाए, कि इसे मैथमेटिकली कैसे ट्रीट करें, सो दैट हमें बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मिले किसी भी चीज का। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ा पाए। सो फॉर दैट देयर आर सम मैथमेटिकल टेक्निक्स। वो मैथमेटिकल टेक्निक्स एग्जैक्टली है क्या? सपोज मैंने तुम्हें बोल दिया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं बेसिकली यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज लिख रहा हूँ, मैं एन नंबर ऑफ टाइम्स वो कैलकुलेट करूंगा। तो सपोज पहली बार मेरा A1 आ रहा है, दूसरे बार A2 आ रहा है, तीसरे बार A3 आ रहा है, एंड सो ऑन AN आ रहा है। मुझे अलग अलग मेजरमेंट्स मिलेंगे एरर के कारण, बिकॉज किसी ने एक एरर कर दिया, किसी ने दूसरा एरर कर दिया, किसी ने एक्यूरेट कर लिया, लेकिन फिर भी लीस्ट काउंट का प्रॉब्लम आता ही है। तो हमें अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है।
सो मैंने मेजरमेंट किए और मैंने n नंबर ऑफ टाइम्स मेजरमेंट किए और मुझे n नंबर ऑफ टाइम अलग अलग वैल्यूज आए, ठीक है। सो मैं करूंगा क्या यहाँ पे, मैं एवरेज ले लूंगा सबका। सो ए एवरेज क्या होगा, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सारे नंबर्स का ऐड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर्स है, इससे मुझे ए एवरेज आ जाएगा। तो ए एवरेज कैसे आ रहा है, सब लोग को ये समझ में आ रहा है। मैं एवरेज ले लूंगा, हाँ या ना, सब लोग समझ में आ रहा है, ये बताओ मुझे। सर। ठीक है, आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, मैं एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग पॉजिटिव वैल्यू होती है ये। तो मुझे बेसिकली चीजों को पॉजिटिव रखना है। सो तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये होता है तुम्हारा मॉड वैल्यू ऑफ ए एवरेज माइनस योर ए एन, ठीक है। मतलब इसके फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा ए एवरेज माइनस A1। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो ए एवरेज माइनस A2 एंड सो ऑन। nth केस में क्या हो जाएगा, वो ए एवरेज माइनस AN, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, मॉड वैल्यू। मॉड मीनिंग उसके मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। मुझे पता नहीं ए एवरेज माइनस ए तुम्हारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बट सिंस मुझे वो पॉजिटिव ही रखना है इसलिए मैं मॉड लगा रहा हूँ। फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे मॉड लगा रहा हूँ। ऑब्वियसली इसे एग्जाम्पल कैलकुलेशन भी कर लेंगे, बट ये चीज फिलहाल समझ लो। ये हो जाएगा तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स, ये तुम्हारे एब्सोल्यूट एरर है। ए एवरेज माइनस A1, ए एवरेज माइनस A2 एंड सो ऑन, ये हो जाएंगे तुम्हारे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो तुम्हारा मीन एरर क्या होगा, इसे सपोज मैं डेल्टा A1 बोल देता हूं, इसे मैं डेल्टा A2 बोल देता हूं एंड सो ऑन। तो तुम्हारा मीन एरर क्या हो जाएगा, मीन मतलब तुम्हारे एरर का एवरेज हो जाएगा। जो भी एरर आ रहा है तुम एरर का एवरेज ले रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन अप टू डेल्टा AN द होल डिवाइडेड बाय n। इसे मैं डेल्टा A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये तुम्हारा मीन एरर है। तो मीन एरर तुम लोग को समझ में आ रहा है एवरीवन। यस सर। ठीक है, इतना लिखो सबसे पहले। तो तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर तो तुम्हारा मीन एरर, इसे मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग। इतना लिखो पहले। सबसे पहले क्या था, मेरे n नंबर ऑफ मेजरमेंट थे, मैंने मेजरमेंट किया, मुझे n डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई। सो मैं सबका एवरेज ले लूंगा। देखो एवरेज लेने से क्या होता है, तुम्हारा जो एवरेज वैल्यू होगा वो ही तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबल क्वांटिटी होती है। बिकॉज कभी कभी मैं मेजरमेंट थोड़ी ज्यादा कर लेता हूँ, कभी कभी मेरा मेजरमेंट क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो सब लोग का एक मैं एवरेज ले लूंगा, तो वो मेरी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है। तो मैंने मेरे n डिफरेंट वैल्यूज है, मैंने उसका एवरेज ले लिया, फिर मैं हर एक के एब्सोल्यूट एरर निकाले, फिर मैंने वो एरर का भी मीन निकाल लिया। तो उसे मैं डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इतना लिख दिया हमने, इतना लिख दिया। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, जो भी तुम्हारा एक्चुअल क्वांटिटी होता है ए, ये तुम्हारा क्वांटिटी ये दो वैल्यूज के बीच में रहेगा। ए एवरेज, माइनस डेल्टा ए से लेकर ए एवरेज प्लस डेल्टा ए। बिकॉज डेल्टा ए जो है तुम्हारा ये एवरेज एरर है, ये तुम्हारा मीन एरर है। सो बेसिकली मैं ए को क्या लिखूंगा, मैं ए को लिखूंगा ए एवरेज प्लस और माइनस डेल्टा ए, प्लस और माइनस डेल्टा ए। तुम्हारा जो ट्रू वैल्यू है वो इस के बीच में कहीं पे तो लाई करता है।
एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एवरेज वैल्यू 3 मीटर आ रही है और तुम्हारा जो एवरेज मीन है डेल्टा ए वो तुम्हारा 0.05 है, तो तुम्हारा जो ट्रू लेंथ है वो कौन से दो वैल्यूज के बीच में होगा? वो 3 प्लस माइनस 0.05 इन दो वैल्यूज के बीच में होगा। मतलब जो तुम्हारा ट्रू मेजरमेंट है वो 3.05 से लेके 2.995 हो जाएगा ना ये। हाँ 3 माइनस, ये तुम्हारा जो मेजरमेंट है वो इन दो वैल्यूज के बीच में कहीं पे तो होगा। तो ऐसे हम लिखते हैं। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आया नमाज आ रिया? Yes, sir. ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तुम्हारा रिलेटिव एरर होता क्या है? ये डेल्टा ए बाय ए एवरेज होता है। बेसिकली वही चीज में एक फ्रैक्शन ले रहा हूं और तुम्हारा परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? फिर इसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज आ जाएगा कि तुम्हारा कोई भी मेजरमेंट कितना परसेंट एक्यूरेट है इनटू 100। ठीक है, अभी एक एग्जांपल करेंगे उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लिखो इतना फिलहाल। क्या क्या बोला यहाँ पे? द रेडियस ऑफ स्फीयर मेजर्ड रिपीटेडली यील्ड्स वैल्यूज। कौन से वैल्यूज है तुम्हारी? सबसे पहले 5.63 मीटर आ रही है, पहली बार मेजर किया तब। फिर जब दूसरी बार मेजर किया कितना आ रहा है? 5.54 मीटर। तीसरी बार मेजर किया तो 5.44 मीटर्स। चौथे बार मेजर किया तो 5.40 मीटर्स। और फिफ्थ टाइम मेजर किया तो 5.35 मीटर। ठीक है, सो जब मैंने एक स्फीयर का रेडियस कैलकुलेट, जब मैंने इंटेंडेड टू मेजर रेडियस ऑफ अ स्फीयर, जब मैं स्फीयर का रेडियस मेजर करने आया तो मुझे हर एक बार अलग अलग वैल्यूज मिली। तो मुझे बेसिकली ये सब चीजें निकालनी है, तुम्हारा एवरेज वैल्यू, तुम्हारा एवरेज मीन वैल्यू, तुम्हारा रिलेटिव एरर, तुम्हारा परसेंटेज रिलेटिव एरर, ये सारा चीजें मुझे निकालना है। सबसे पहले आई कैलकुलेट आर एवरेज। मैं रेडियस की एवरेज वैल्यू निकालूंगा। सपोज ये मेरा रेडियस 1 है, स्मॉल आर ही लिखता हूं मैं। ये मेरा रेडियस 2 है, रेडियस 3, रेडियस 4 एंड रेडियस 5। तो सबसे पहले मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? सबको ऐड कर दूंगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.63 प्लस 5.54 प्लस 5.44 प्लस 5.40 प्लस 5.35 द होल डिवाइडेड बाय 5। तो ये मेरा एवरेज रेडियस हो जाएगा। तो जरा करो कैलकुलेट, तुम्हारा एवरेज रेडियस कितना आ रहा है? चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर लो। $23.08 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23.08। उसे 5 से डिवाइड भी कर दो ना। देखो ये सब ऐड करना है तुम्हें, उसे डिवाइड बाय 5 करो। अच्छा ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 5.472। चाहे तो कैलकुलेटर से कर दो अभी के लिए, बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है। आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरेज वैल्यू हमें रिलेटिव एरर निकालना है। नहीं, तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले निकालना है। तो तुम्हारा डेल्टा R1 क्या होगा? वो हो जाएगा मॉड ऑफ आर एवरेज माइनस R1। तो वो इस केस में हो जाएगा तुम्हारा एवरेज वैल्यू क्या है? 5.472 माइनस R1 क्या है तुम्हारा? 5.63। अच्छा ये वैल्यू तो एक्चुअली नेगेटिव आएगी, लेकिन सिंस मैं मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू लगा रहा तो एनीवेज पॉजिटिव ही आएगा वो। तो तुम्हारा डेल्टा R2 क्या है? वो हो जाएगा आर ए वी जी माइनस R2। तो वो हो जाएगा तुम्हारा आर ए वी जी क्या है? तुम्हारा एवरेज वैल्यू क्या है? 5.472 माइनस तुम्हारा R2 इज 5.54 एंड सो ऑन। सो ऐसे तुम्हारा डेल्टा R3, डेल्टा R4 और डेल्टा R5 निकालो। जल्दी बता मुझे क्या आ रहा है? सारे वैल्यूज चाहिए।
ये तुम्हारा आ जाएगा 0.158। एक्चुअली -0.158 है, तो मैं उसका मॉड ले लेता हूं, सो इट इज 0.158। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 0.068। सिमिलरली यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 5.472 माइनस तुम्हारा R3 क्या है 5.44। यहाँ पे तुम्हें 5.44 लेना होगा, 0.032। फिर यहाँ पे मॉड ऑफ 5.472 माइनस 5.40। ठीक है, सो ये क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा, निकालो बताओ जरा मुझे। 5.40, 0.072, आफ्टर दैट 5.472 माइनस लास्ट होगा तुम्हारा 5.35, जो कि इतना निकल के आ जाएगा 0.122। दैट्स इट। तो ये निकल के आ रहा है। अभी इन सबका एवरेज लो। ओके, साइश साइश एकदम प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, अभी तुम्हारा डेल्टा आर एवीजी क्या होगा, ये होगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस सारे जो भी हमने निकाले डेल्टा R5 होल डिवाइड बाय 5। इसका जल्दी मुझे एवरेज बताओ। तुम्हारा एवरेज कितना आ रहा है, जल्दी बताओ जरा। ये सब ऐड करके डिवाइड बाय 5 करना है। चलो, तुम्हें कैलकुलेटर यूज करने में बता दिया मैंने, अगर यूज करना है तो कैलकुलेटर भी यूज करो, लेकिन जल्दी मुझे आंसर बताओ सबके कितने आ रहे हैं। तुम्हारा रिलेटिव एरर डेल्टा आर एवरेज अपन आर एवरेज एंड देन योर परसेंटेज रिलेटिव एरर, उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे हम राइटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो ये है क्या एग्जैक्टली exactly? वो चीज देखते हैं कि सपोज तुम्हारे दो क्वांटिटीज ऐड हो रहे या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे। सबसे पहला तुम्हारा होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर्स भी आते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज एटलीस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, सपोज मेरा कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज गिवन बाय y1 प्लस y2, इट इज गिवन बाय y1 प्लस y2। ठीक है, अभी सपोज इसमें डेल्टा y1 का एरर आ सकता है और इसमें डेल्टा y2 का एरर आ सकता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मैं क्या एग्जांपल दूंगा, सपोज मैं सपोज यहाँ पे एक तुम्हारा कंटेनर है और कंटेनर के अंदर मैं सपोज कुछ ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं। ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया कंटेनर का मास है m1 और m1 जो है इट इज गिवन बाय 5 प्लस और माइनस 0.2 kg, प्लस और माइनस 0.2 kg, मीनिंग कि कंटेनर का मास 5 kg तो है ही, लेकिन एक 0.2 kg का एरर आ सकता है। मतलब इट कैन बी 5.2, इट कैन बी 4.8, एक 0.2 का एरर आएगा। मतलब 4.8 और 5.2 के बीच में ही कहीं पे तो ये कंटेनर का टोटल मास है। ठीक है, चलो इतना हो गया। और फिर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का मास है, सपोज मैं इसे m2 बोल रहा हूं एंड इट इज गिवन बाय 7 प्लस और माइनस तुम्हारा 0.4, मीनिंग ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास 7 kg है, बट एक 0.4 kg का एरर आ सकता है। मीनिंग ये जो मास होगा ये 6.6 से लेके 7.4 के बीच में कहीं पे तो इसका मास हो सकता है। एग्जैक्टली हमें पता नहीं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एक 0.4 का एरर होगा, एक 0.4 kg का एरर होगा। तो ये जो नेट मास है, कैपिटल एम में नेट मास बोल रहा हूं, सपोज मैं इसे m1 प्लस m2 बोल रहा हूं, इसमें टोटल कितना एरर आ सकता है। आई मीन m1 के बदले में 5 प्लस और माइनस 0.2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, प्लस m2 के बदले में 7 प्लस और माइनस 0.4 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सो इसमें एक मैक्सिमम कितना एरर आ सकता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज तो एनीवेज मैं ऐड कर दूंगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 12 हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या लिखूंगा मैं, मुझे ये दो क्वांटिटीज भी ऐड करनी पड़ेंगी, एक 0.6 हो जाएगा ये चीज kgs।
तो मैं बोलूंगा क्या कि ये जो भी मेरा नेट क्वांटिटी है, तुम्हारा कंटेनर प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट, इसमें एक 0.6 का एरर आता है, इसमें एक मैक्सिमम 0.6 का एरर आ सकता है। सो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, जो भी एरर होता है ना, वी एड द एरर नीड टू बी एडेड। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो लिखो इस चीज को अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन ले लो यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, सपोज तुम्हारा कोई रोड है, ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है, और ये तुम्हारा पॉइंट सी है, ठीक है। जो ए बी की लेंथ है, ए बी की लेंथ इज गिवन बाय तुम्हारा 3.2 प्लस और माइनस 0.04 किलोमीटर्स, ठीक है। और जो तुम्हारा बीसी की लेंथ है, बीसी की लेंथ इज गिवन बाय 1.9 प्लस और माइनस 0.01 किलोमीटर्स, ठीक है। मीनिंग जो मेरा ए बी है उसमें एक 0.04 किलोमीटर का एरर आ सकता है, बहुत बड़ा एरर है एक्चुअली, बट क्वेश्चन के लिए रहने दो, ठीक है। और जो तुम्हारा बीसी है, बीसी में एक 0.01 किलोमीटर का एरर आ सकता है, ठीक है। तुम्हें एक तो एसी बताओ, एसी प्रॉपरली लिखो कि एसी की लेंथ तुम कैसे लिखोगे, फिर इसमें तुम्हें रिलेटिव एरर और परसेंटेज रिलेटिव एरर भी बता दो मुझे। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर किसमें? तुम्हारे एसी में। ये भी बता दो, चलो जल्दी करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। योर एसी इज नथिंग बट योर ए बी प्लस बी सी। 5.1 plus 0.05. कितना कितना फिर से बोल। 5.1 plus 0.05. 05 किलोमीटर्स, ठीक है। चलो बेसिकली इन दोनों को अलग से ऐड कर रहा है, इन दोनों को अलग से ऐड कर रहा है। सो AC इज रिटर्न लाइक दिस, मतलब AC की लेंथ है 5.1 किलोमीटर्स और उसमें एक 0.05 किलोमीटर्स का एरर आ सकता है, ठीक है। चलो AC हो गया, अभी रिलेटिव एरर क्या होगा? बेसिकली ये जो होती है वो एवरेज वैल्यू होती है, और ये जो होती है वो एरर का एवरेज होता है। बेसिकली डेल्टा AC एवरेज, और ये हो जाएगा तुम्हारा AC एवरेज, ठीक है। तुम्हारा रिलेटिव एरर क्या होता है? वो होता है डेल्टा ABG अपॉन एवरेज AC। तुम्हारे एरर की एवरेज वैल्यू अपॉन तुम्हारे एवरेज वैल्यू, एरर की एवरेज वैल्यू कितनी है? 0.05 डिवाइडेड बाय AC की एवरेज वैल्यू कितनी है? 5.1। ये चीज निकाल लेना कितनी आ रही है। आफ्टर दैट तुम्हारा परसेंटेज रिलेटिव एरर भी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.05। यही वाला जो क्वांटिटी है इसे इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में एरर आ जाता है। तो बताओ जरा कितना आ रहा है? जल्दी बोलो, बस सिंपली कैलकुलेट करना है। सही है, तुम्हारा 0.0098 इज रिलेटिव एरर, तो तुम्हारा परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 0.98 हो जाएगा ना ये चीज, परसेंटेज रिलेटिव एरर। सही है, इसी को परसेंटेज में, इसी एरर को परसेंटेज में हम मेजर कर रहे हैं। यहां तक सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? मुझे ये बताओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर है कि नहीं? योर एरर एनालिसिस इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Yes, sir. ओके ठीक है। अगर यही चीज अगर सब्ट्रैक्शन होगी ना, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम? ये जो वैल्यूज है, एवरेज वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन ये चीज ऐड ही करनी पड़ती है। जो एरर जो होता है वो हमें ऐड ही करना होता है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? यही चीज ले लो, तुम्हारा ए बी है और यहाँ पे सी डाल दो, तो तुम्हारा ए सी है। your AC is given by तुम्हारा से 1.5 प्लस और माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड योर ए बी जो पूरी की पूरी लेंथ है, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है, दिस ए बी, इट इज गिवन बाय योर 3.8 प्लस और माइनस 0.02 सेंटीमीटर्स। सही है, तो यही चीज मुझे BC लिख के बताओ। So from this I can say ये जो फिगर है, ये फिगर में देख के I can say कि your AB is nothing but your AC plus CB।
या फिर BC। तो तुम्हारा BC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB माइनस AC। सो AB के बदले में क्या लिख सकता हूँ, AB के बदले आई हैव टू राइट 3.8 प्लस और माइनस 0.02 माइनस AC के बदले क्या लिखूंगा मैं, AC के बदले 1.5 प्लस और माइनस 0.01। सो यहाँ पे क्या होगा ना, मैं जो एवरेज वैल्यूज है उन्हें तो सबट्रैक्ट कर दूंगा, लेकिन जो ये एरर की वैल्यूज होते हैं उसे मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में 0.02 प्लस 0.01 क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.03, और तुम्हारा ये सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2.3 ना, हाँ सही है, तुम्हारा 2.3 प्लस और माइनस 0.03। बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ये एरर को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बट एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, एरर को ऐड करना है। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन, हाँ या ना? चलो फिर आज इधर ही कंक्लूड करते हैं। आई होप तुम्हें ये सब अच्छे से समझ में आया है। थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। अभी कुछ कॉन्सेप्ट बचे तुम्हारा एरर इन केस ऑफ एडिशन, डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड तुम्हारे पावर्स, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तुम्हारे कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे, तो जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे, और पीछे के फिर सारे जितने भी हो सकते उतने क्वेश्चन कर देंगे। तो तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर हो जाएगा एकदम अच्छे से। तो रिवाइज करके रखना, ठीक है? ठीक है, चलो फिर एवरीवन बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. Bye. बाय बाय।